ओके, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा हम 10th से रिवाइज करते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे। 10th में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है। अब देखो, जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, इसका दूसरा नाम भी था। क्या नाम था बेटा इसका दूसरा नाम, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है? क्या नाम है, याद है आपको? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Bond. हाँ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। द अदर नेम ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट ही है। अब हम इनको ना वन बाय वन पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉन्ड फॉर्म बाय बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, transfer of electron from a metal to a non-metal, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। एक एग्जांपल करवाता हूं, आपको याद आ जाएगा। जैसे NaCl है, तो NaCl में Na होता है और Cl होता है। तो ये होता है 281, तो इसका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया ऐसे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसको दे देता है, और ये बनाएगा Na+, और साथ में रिलीज होगा Cl नेगेटिव। तो इसे जब हम चार्जेस को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा NaCl। याद आया बेटा? इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। डेफिनेशन देखो, बॉन्ड Yes, फॉर्म sir. बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं, लेट अस से Na2O। Na2O में ये एग्जांपल 1 हो गई, ये एग्जांपल 2। इन Na2O सोडियम इज 2 टाइम एंड ऑक्सीजन इज 1 टाइम। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्योंकि अगर सोडियम एक लॉस कर देगा तो ये नोबल बन जाएगा। नोबल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये इनको अगर एक एक दे देंगे तो इसके 6 थे लास्ट शेल में, Yes. इसके 8 हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2Na+। 2 बार है ना सोडियम, इसलिए 2 लगाया, एक लॉस हुआ, और एक ऑक्सीजन ने 2 गेन किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Na2O बन जाते हैं। तो आई गेस आपको याद आ गया होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम कोवलेंट बॉन्ड भी समझ लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब जब मैं कोवलेंट बॉन्ड कराऊंगा तो इसमें एक दो चीजें आपको एडिशनल भी बताऊंगा, समझना ध्यान से। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है बॉन्ड formed by bond formed by sharing of electrons, और इस शेयरिंग को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Connection online. हाँ जी। तो कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, तो उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा इसकी एग्जांपल देख लो समझो ध्यान से इसकी एग्जांपल। जैसे H2 है, तो ये हमने पढ़ा था, इसके 1 होता है, इसका भी लास्ट शेल में 1 होता है। ये इससे एक ले लेता है, ये इससे एक ले लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन को 8 नहीं पूरे करने होते, हाइड्रोजन को 2 की रिक्वायरमेंट होती है बस, क्योंकि के शेल में 2 होते हैं। तो ये हम इस तरह से दिखाते थे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं बोलूं O2 की कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, तो आप कैसे बनाते थे? ऑक्सीजन लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरे करने हैं। तो इस ऑक्सीजन ने 2 यहाँ से ले लिए और इस ऑक्सीजन ने 2 यहाँ से ले लिए। तो हम इसको बनाएंगे O डबल बॉन्ड O। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आती है तो हम इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं N2 का करवाऊं समझो जरा, N2 थर्ड एग्जांपल करते हैं। इन केस ऑफ N2,
देखना बेटा, ध्यान से समझते जाना। N2, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये 2 यहाँ से ले लेगा और ये 2 यहाँ से ले लेगा, 8 पूरे करने हैं। तो अब ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, डबल बॉन्ड अपना 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं अच्छे से। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, मैंने बोला CH4 का करो। तो अब अभी तक जो हम एग्जांपल कर रहे थे ना, वो कर रहे थे या तो N2 H2 Cl2, इस तरह से कर रहे थे। जब 2 से ज्यादा हो जाएं तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, फिर हमें सेंटर देखना पड़ेगा कौन है। हाइड्रोजन कभी भी सेंटर नहीं होगा, जो बता रहा हूँ याद रखिए। हाइड्रोजन कभी भी सेंटर नहीं होगा। हाइड्रोजन को छोड़ के जो चीज रिपीट नहीं हो रही वो सेंटर है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो सेंटर है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 होते हैं, तो आप इस तरह से इसे लिख देंगे। अब जो हाइड्रोजन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है सबसे, ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपने 2 पूरे करने ना हाइड्रोजन ने, तो ये सबसे एक एक ले लिया। और कार्बन ने भी सबसे एक एक ले लिया, क्योंकि सबको एक एक दिया, उसने सबसे एक एक ले लिया। तो ये है आपका मीथेन, और इसको कहते हैं CH4। इस तरह से डायग्राम दिखाएंगे। जो हमने ये पूरी डायग्राम दिखाई है ना, इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और जो ये है छोटा फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब आप बॉन्ड्स नहीं दिखाओगे तो इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब आप पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाओगे इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो अब हमें ये समझ में आ गया। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा वो बहुत ही खास एग्जाम्पल है, उसको आप ध्यान से समझना। अब जो एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ उस एग्जाम्पल का नाम है NH3। NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। अब ये NH3 में देखो क्या होता है, नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने दिखा दिए। फिर हाइड्रोजन है 3, तो हमने 3 हाइड्रोजन भी दिखा दिए। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। नाइट्रोजन भी क्या करता है, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस तरह से वो अपना बॉन्ड बना लेता है। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। जो सेंटर एटम है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, कार्बन के केस में सेंटर एटम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, सब यूज हो गए। यहाँ पे 2 बच गए जो यूज नहीं हुए। तो इससे इसका कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, ये इसे इसे कहते हैं लोन पेयर। जस्ट कीप इन माइंड। और इसको यस। इसको LP भी कहते हैं, लोन पेयर। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लोन पेयर, तो आपने बोलना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या डेफिनेशन बनेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which don't which pair of electrons which do not form bond, which do not form bond, उसे कहते हैं लोन पेयर। जस्ट कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लोन पेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, जरा नोट करो इसको। लेट अस ड्रॉ फॉर CO2। लो जी देखो, CO2 कैसे बनेगा, कार्बन, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 दिखा दिए। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो इसको सीख लो कैसे मैं बना रहा हूँ और बाय प्रैक्टिस होएगा। तो ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 ले लिए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन ने भी कार्बन से 2 ले लिए। अब कार्बन कहता है मैंने 2 2 दिए हैं, मुझे 2 2 चाहिए, तो इसी को म्यूचुअल कहते हैं, यानी जितना दिया उतना ही वापस।
तो 4 तो इसके पास थे, 2 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से ले लिए। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी 10th में सीखी हुई है। अब यहाँ पे सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, बट अगर ऑक्सीजन के आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ ना ऐसे, तो ऑक्सीजन पे हैं। देखो आप ध्यान से, सेंटर एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, बट अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो उसमें आपके पास मिलेगा। अब इसी तरह से वाटर देखते हैं। वाटर, अब जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम यहाँ 6 को ना थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, 5 6, और हाइड्रोजन दिखा देते हैं इस तरीके से। तो हमने लास्ट ईयर भी इसको बनाया हुआ है, ये इस तरह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 पूरे हो गए। ऑक्सीजन ने सबसे ले लिए एक एक, और ये बनेगा H O, 2 लोन पेयर बच गए और H। तो अब आपको लोन पेयर की स्टोरी समझ में आ गई। तो लास्ट ईयर भी हम इसको यूज करते थे, बट हम 10th में लोन पेयर का नाम नहीं लेते, हम यहाँ पे लोन पेयर का नाम लेते हैं। तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको सारी चीजें बता तो दी, बट अभी हमने एक चीज डिस्कस नहीं की। क्या है? ये तो एक बार मैं आपको 10th रिवाइज करा रहा था। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज अ बॉन्ड, मान लो व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल बॉन्ड, इस तरह से पूछ लिया मैंने आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल बॉन्ड, तो तरुण क्या लिखोगे? ये तो मैंने आपको 10th रिवाइज करवाया अभी। अगर मैं आपसे पूछ लूं So व्हाट bond, इज, हाँ, तो बॉन्ड की bond डेफिनेशन होती formed. है, इट इज, ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज the a force of attraction, it is a force of attraction between the particles of a compound or molecule which hold them together, यही होता है ना। देखो ये बॉन्ड ही तो है बेसिकली, ये इमेजिनरी है, इसको तो हमने समझाने के लिए बताया। इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन हमेशा इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a molecule which hold them together, इसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्ड कितनी तरह की हैं आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, 2 टाइप ऑलरेडी, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब एक हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझना ध्यान से, नोट भी करते रहना साथ साथ। तो अब ये थर्ड टाइप का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब जो हमारा सबसे नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको एक और नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड, और एक नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट कीप इन माइंड, इतने सारे नाम हैं। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्यों क्यों कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि जब ये बॉन्ड बन जाता है ना, तो कोवलेंट की तरह ही हमें नजर आता है, हमें कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से समझो कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल करके बताता हूँ, और फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो, तो इसको समझते हैं। डेफिनेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both electrons are shared by single atom. It is a kind of covalent bond in which both electrons are shared by single atom. मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है। अगर हाइड्रोजन ने एक दिया तो दूसरा भी एक देगा, और जो है अपना ये इसमें
हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है, एरो डाल के। इसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना इस बॉन्ड की, तो इस तरह से एरो डालेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इस एरो का हेड का मतलब है रिसेप्टर के पास गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका रिसेप्टर जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस एरो टेल का मतलब है डोनर। अभी समझाऊंगा तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ समझ आया कि नहीं आया। देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में मैं लेता हूँ O3। तो O3 होता है ओजोन। O3 मतलब ओजोन। मैंने बोला इसकी ना बॉन्डिंग दिखाओ। तो बॉन्डिंग कैसे होगी, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा। चेक करना, 3 ऑक्सीजन बनाए, 1 2 एंड 3। तो मैंने बनाए 3 ऑक्सीजन। अब ये 3 ऑक्सीजन बनाने के बाद मुझे इनके इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझना ध्यान से, ये ऑक्सीजन 1, ये 2, ये 3। अब बॉन्डिंग में क्या होता है, हर एटम 8 पूरे करना चाहता है, ऑक्टेट रूल जिसे कहते हैं। हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके हो गए पूरे 8। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। और इस ऑक्सीजन ने भी इससे 2 ले लिए, इसके भी हो गए 8। अब जो ये ऑक्सीजन है ना, ये बच गया। अगर ये अपने 2 दे देगा तो इनके 10 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 10 ले नहीं सकता। तो ये क्या करेगा कि इसके तो 6 हैं ही हैं, ये बोलेगा इस ऑक्सीजन को कि ये वाला जो ऑक्सीजन है सेंटर वाला, सेंट्रल ऑक्सीजन बोलेगा भी हमारे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको कंप्लीट करना है तो मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें आपसे जरूरत नहीं है। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे एरो डाल दी मैंने। ये एरो मतलब डेटिव बॉन्ड, कॉर्ड डोनर डोनर, और ये वाला दिखाया जो मैंने, इसको ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है जी। अब देखो, मैं अब इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, बट इसके पूरे नहीं हो रहे थे 8। तो इसने इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसको 2 चाहिए थे, इसको इसको 2 एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थे, तो इसने अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो keep in mind, what is a dative bond? Kind of covalent bond in which both electrons are shared by single atom। लिखा ना single atom, both electrons are shared by single atom। तो यस सर। इस एटम ने अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। तो अब आप इस डायग्राम को देखो और समझो। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में मान लो आपके 2 दोस्त हैं, आपके पास 50-50 रुपीज़ हैं, और आपको 100 रुपीज़ का बर्गर पसंद आ गया। तो आप दोनों ने 50-50 की कंट्रीब्यूशन कर ली और आपने उस बर्गर को एंजॉय किया। तो जो आपका रिलेशन बना या फ्रेंडशिप बनी वो बर्गर से, उसे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बोलेंगे, नेक्स्ट डे गए, बर्गर 100 का ही है, इस बार क्या किया, एक दोस्त ने सारा खर्चा कर दिया, मतलब आपका भी खर्चा 50-50 दोनों मिला के उसी ने कर दिया दोनों। तो जो वो रिलेशन बना वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, समझो क्या मैं ऐड कर रहा हूँ। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से एरो बनाना है। हम नॉर्मली जब इसको सीख जाते हैं तो हम ऐसे दिखा देते हैं हमेशा, ये एरो हेड भी नहीं बनाते। जब हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसको नॉर्मली इस तरह से दिखा देते हैं, एरो हेड भी नहीं बनाते। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम एरो नहीं लगाएंगे बार बार। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हम बार बार एरो नहीं लगाने वाले रिप्रेजेंट करते हुए। बट आपको अगर डीप देखना है तो आप एरो लगा के समझ सकते हो। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि जब आप बुक्स में देखोगे ना यही टॉपिक, तो जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाया हुआ है वहीं पे सिर्फ ये एरो मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी आगे, क्योंकि एक बार समझा दिया तो आप बाद में खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब आपसे स्पेशली पूछा हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताओ तो आप ऐसा बनाओ, आपसे नहीं पूछा नॉर्मली तो अपने ब्रेन में रखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इस तरह से नॉर्मल बना सकते हो। मतलब रिप्रेजेंटेशन में कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। अब एग्जांपल मैं 2 देता हूं, जरा ट्राई करो। NH4 प्लस, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट, ट्राई करो बेटा, 2 मिनट देता हूं, जस्ट ट्राई इट।
ओके जी, शुरू हाँ बोलो, मैं इसको करवा रहा हूँ, जरा एक बार देख शुरू लो। बस। हाँ यस सर, करा देख दो। लेना, सेंटर एटम बनाया हमने पहले, तो सेंटर एटम में 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 5 बना दिए। अब हाइड्रोजन 4 है, तो मैं पहले 3 बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिए। अब इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, समझना ध्यान से। अब अभी मैंने एक H नहीं लिया, और नाइट्रोजन के भी आपके इस तरीके से हो गए 8। अब हमने यहाँ पे एक चीज इनकम्प्लीट दिखाई है कि 4 हाइड्रोजन है, मैंने तो 3 ही दिखाए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको फोर्थ हाइड्रोजन दिखाऊंगा, फोर्थ, और प्लस लगा दूंगा, क्योंकि प्लस है ना, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसके पास तो है ही नहीं, तो ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पड़ा है ना। तो लोन पेयर का मतलब है इसके साथ भी शेयर हो जाएगा, और इसका तो ये है ही है। तो ये H प्लस इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, एरो डाल के, चाहे एरो ना भी डालो, H H H, और ब्रैकेट डाल के हम लिखेंगे प्लस। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। बस ये इजी तरीका है समझाने के लिए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो बेटा, समझ में आया? समझ में आया मैंने कैसे दिखाया इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड? और इन नॉर्मल प्रैक्टिस आप ये एरो मत लगाओ, जब एक यस बार समझ सर। जाओ तो आप नॉर्मल तरीके से दिखा सकते हो। चलो इसी तरह से मैचिंग, और एक और आपको मैं देता हूँ, देखो। अब मैं ये समझना, क्लास के बाद प्रैक्टिस करना। थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, H3O प्लस। चलो आपको दिए 2 मिनट, अब इसी को इसी तरीके से करो, इसी तरीके से बनाने की कोशिश करो जैसा आपको मैंने समझाया। बी क्विक। लो बेटा, अब मैं इसे करवा रहा हूँ, आप चेक करो आपका आंसर ठीक है कि नहीं, बस ध्यान से समझना। और एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो यस उसके सर। बाद एरो भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में जरूरत है। अगर टीचर बोले कि दिखाओ फिर दिखाओ, अदरवाइज तो डायरेक्ट बना सकते हो। देखो H3O प्लस कैसे बनेगा, जब वाटर की रिएक्शन H प्लस से हो, ऐसे समझो, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा अगर इसकी रिएक्शन इससे हो जाए, H3O प्लस। तो हम पहले ना वाटर बनाते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी हाइड्रोजन हो गया पूरा, इसका भी हो गया पूरा। अब ये 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, अब हमारे पास H प्लस भी है। तो अब H प्लस का मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है, जिससे इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी पूरे थे ही। तो बिल्कुल डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि कोवलेंट बॉन्ड तो होएगा होगा, साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे कि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। H2O लोन पेयर H, और ओवरऑल प्लस लगा देंगे। जब ये प्लस की बात होगी ना, तो ये किसी के साथ भी प्लस हो सकता है, तो ब्रैकेट लगा के लगाते हैं प्लस, इस चीज का ध्यान रखना। और ये प्लस का मतलब है कि ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन कम है, ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन कम है, और एक लोन पेयर बचा है ये वाला, तो वो लोन पेयर मैं यहाँ पे ऐसे फॉर अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ। तो ये एक तरीका है जिसमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। तो इसकी बेटा खूब प्रैक्टिस करना आज। अब मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ जो आपने याद रखनी है। जैसे मान लो H2SO4 है, तो मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इसे ट्राई करना खुद घर पे। H2SO4, H2SO4 में 2 लोन पेयर बनते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ, एक यहाँ ऑक्सीजन के साथ, और मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ। बस आप इसे नोट कर लो, और इसे आप अपने आप ट्राई करना बाद में। जैसे मैंने यहाँ इसको आपको ना डायरेक्ट आंसर बता दिया, और इसको याद रख लेना, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। और इसकी खुद प्रैक्टिस करके देखो, ना आए समझ में तो मेरे से पूछना, जस्ट नोट इट। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको H2SO4 ये याद रखना है, कीप इन माइंड, क्योंकि बहुत सारी है डायग्राम। अब इसमें ना कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या क्या आ सकता है पेपर में। पेपर में वही आएगा जो हमने किया हुआ है या जो हमारे बुक में है, और हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ABCD है, वी हैव टू लर्न, और यस सर। समझ सकते हैं हम इसको। अब मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, समझो जरा। जो अब हमारी एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल नंबर 5, इसको मैं करवा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो NH3 हो गया एंड BF3 हो गया, कहते हैं कि इनकी बॉन्डिंग दिखाओ कि इनकी आपस में कैसे बॉन्डिंग होती है। तो देखो कैसे बनाएंगे, N का लोन पेयर
H H H। इसी तरह बोरोन का BF। अब जो हमारा बोरोन एटम है ना, बोरोन एक ऐसा एटम है जिसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। तो ये एक्सेप्शन भी है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हों, बट कुछ ऐसे एटम है जिनके 8 से कम होंगे और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर का 8 से ज्यादा हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सल्फर का 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मोर देन 8 हो सकता है। बोरोन का लेस देन 8 होता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। कीप इन माइंड कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेप्शन क्या है ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि अगर एटम ने स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तभी तो वो बॉन्ड बनाता है। बट कुछ एटम ऐसे हैं जिनके 8 पूरे ना हो फिर भी स्टेबल हैं, या 8 से ज्यादा हो। जैसे सल्फर, सल्फर के 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बोरोन के 8 से कम हो सकते हैं, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब इसकी एक्सेप्शन है। तो आपने डरना नहीं है, याद रखना है। अब देखो, इसके 8 हैं ऑलरेडी, इसके 6 हैं, तो ये इसके साथ बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। तो अगर मैं इसे सर्कल लगा के समझाऊं तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये इस तरह से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो नाइट्रोजन के तो हो गए 8 ऑलरेडी थे, बोरोन के 6 थे, तो बोरोन इसके साथ ये बनाता है डेटिव बॉन्ड, जो मैंने एरो लगा के दिखाया है इस तरह से। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से हो गए। तो ये एक डेटिव बॉन्ड दिखाने का तरीका है। जब आप इसे नॉर्मली दिखाओगे तो आप इसे नॉर्मली ऐसे दिखा सकते हो, NH नॉर्मल बॉन्ड लगा के BF3। तो जब जब अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ, तो फिर एरो लगा दो। नहीं पूछा, सिंपल पूछा कि बॉन्डिंग दिखाओ कैसे हुई है, तो सिंपल आप ऐसे दिखा दो। तो क्या कंफ्यूजन होती है, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है अगर आपने एरो नहीं लगाई, क्योंकि दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, बस फर्क ये है कि वन एटम इज शेयरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं एक टॉपिक और कराता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको रिवाइज करने का टाइम दूंगा। अब समझो जरा एक टॉपिक और क्या है। उस टॉपिक को कराने से पहले, या करवाता हूँ साथ में बताता हूँ। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। समझना ध्यान से, फॉर्मल चार्ज को मैं शॉर्ट में बोलूंगा FC। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन होती है एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मान लो मैंने कोई मॉलिक्यूल दिया, उस मॉलिक्यूल पे गिवन एटम पे या जिस हर एटम पे एक्चुअल चार्ज क्या होगा उसे कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज। अब मैं करवाऊंगा तो आपको आ जाएगा समझ में। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू V माइनस L प्लस हाफ B। अब समझना क्या है, FC का तो पता है आपको फॉर्मल चार्ज, V का मतलब होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। L का मतलब है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। B का मतलब होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे डबल बॉन्ड हो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन। कीप इन माइंड। तो ये मैंने आपको बताया फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। अब मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मल चार्ज है क्या। देखो डेफिनेशन, देखो फॉर्मल चार्ज की क्या है, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे है ये मैंने बता दिया। अब मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, ठीक है जी। देखना जरा ध्यान से, देखना कैसे मैं करने जा रहा हूँ। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ लेटर से, क्वेश्चन की फॉर्मेट में देता हूँ। क्वेश्चन में आता है फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH4। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने कि फॉर्मल चार्ज निकालो, तो आप पहले इसकी ना बॉन्ड डायग्राम बनाओ।
जो आपको सिखाई हुई है। तो CH4 की कुछ इस तरह से बनेगी डायग्राम, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। याद आ गया ना बेटा तरुण, ऐसे बनेगी ना CH4 की। तो पहले आपको ना इस तरह से बॉन्ड डायग्राम बनानी है। अब कार्बन का निकालना है, तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे तरुण बताओ, कार्बन का पूछा है ना, तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तरुण, बताओ बेटा। जैसे कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 4, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के? यस सर। 4। ठीक है बेटा। सर 4। अब कह रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एल का मतलब है लोन पेयर, तो सेंटर एटम पे तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हो गया 0। समझ में आया ना 0 क्यों 0। लिखा मैंने? यस, प्लस यस सर। हाफ बी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, आपने देखा 4 है सर। 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड 2 बन गए, सर। तो ये हो गए 8 सर इलेक्ट्रॉन। 8। यस, तो अब ये क्या आया? 4 माइनस 4, आंसर आया 0। यानी जो इसका सेंटर एटम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, वेरी मच न्यूट्रल। तो आपको समझ में आया बेटा कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे? समझ में आया? अब मैं इसी से मैचिंग क्वेश्चन देता हूं एक और। लो, अब आप उसे सॉल्व करोगे, मैं आपको 2 मिनट दूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड formal charge on nitrogen atom in NH3। चलो ये क्वेश्चन करो, मैंने आपको दिया 1 मिनट, चलो जरा इसको ट्राई करो। यस सर। चलो आपने ट्राई कर लिया यस। होगा, अब मैं ट्राई यस करवाता हूँ, सर। देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो? स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाई, और ये हमें याद करनी पड़ेगी तभी बनेगी। बना ली स्ट्रक्चर, फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना। वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर प्लस हाफ बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं बेटा बताओ? 5। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना लास्ट शेल, माइनस लोन पेयर, यस लोन पेयर है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ 1 2 3, ये जो बॉन्ड है ना इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया आपका 2 1 और ये 3, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा ये हमारा, बताओ क्या आ जाएगा? बोलो बेटा क्या आ जाएगा ये? क्या सर ये हो जाएगा 5, 3। हाँ बोलो क्या आएगा? 5, 5 माइनस 2 प्लस 3। हाँ 5 माइनस 2 प्लस 3, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ना हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, जिससे बच्चों को कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मैं इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूँ, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ही ना हो कि ये है क्या चीज़। ये लो, इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आप सॉल्व करो, आप बताओ क्या आंसर बनेगा। तो मैंने फॉर्मूला एकदम अच्छे से मार्क कर दिया, जिससे आपको इसे सॉल्व करते हुए गड़बड़ ना हो। तो आप इसे हमेशा ऐसे ही करना, ब्रैकेट लगा जीरो दो। आ रहा है। हाँ, तो ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था, तो ब्रैकेट लगाने से कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो और बच्चों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि माइनस कैसे आएगा प्लस कैसे आएगा। तो 5 माइनस 5, आंसर आ गया हमारा 0, यानी नाइट्रोजन पे भी चार्ज हो जाता है हमारा 0। कीप इन माइंड, और ये फॉर्मूला आप दोबारा से रिव्यू कर लो कि इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। इस तरह से करने से ये बेनिफिट है कि बच्चे को ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो वो सॉल्व कर पाएगा बड़े आराम से। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, जिसमें मैंने ब्रैकेट लगा दी सही से। अच्छा, कई बुक्स में क्या किया हुआ है, v माइनस एल माइनस हाफ बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, v माइनस माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दी और इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। कीप इन माइंड बेटा, कीप इन माइंड। ठीक है जी, अब मैं एक और मॉलिक्यूल देता हूँ, आप उसे सॉल्व करो। अब समझ में आ गया ना बेटा, अब कंफ्यूजन नहीं होगी कैलकुलेशन की। तो मैंने फॉर्मूला अच्छे से मॉडिफाई कर दिया और अच्छे से लिख दिया, तो ध्यान रखना फॉर्मूले का। ओके, अब आपको यस। क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन वाटर। लो इसे सॉल्व करो, आपको टाइम दिया,
1 मिनट सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। चलो जी, अब मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ, चेक करो। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस माइनस लोन प्लस हाफ बॉन्ड। तो जब मैं वाटर की डायग्राम बनाऊंगा तो अब आपको तो पता ही है कैसे बनेगी वाटर की डायग्राम। तो बताओ, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6, माइनस लोन पेयर है 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो 2 और 2 4, प्लस हाफ बॉन्ड है 1 2, यानी ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया 6 माइनस 6, आंसर आ गया आपका 0, और ये बन गया आपका फॉर्मल चार्ज। चलो अब मैं नेक्स्ट यस डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो जरा ट्राई करके दिखाओ। लो, उसको टाइम लगेगा, ट्राई करना। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड formal charge on all oxygen atoms in O3, मतलब ओजोन, कि आप ओजोन में सभी ऑक्सीजन का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालो। चलो बेटा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नाउ सी, मैं कैसे कर ओके रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आप करना, कहीं दिक्कत आए तो रोक देना। तो देखो जी, कैसे होगा ये सॉल्व। सी सोल्यूशन, सबसे पहले हम O3 की डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम O3 मैंने ऑलरेडी पीछे बनाया हुआ है ना, तो आप देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे एक लोन पेयर था, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर थे। अब ये 3 है, कह रहा है कि सबका ना अलग अलग निकालो, फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल ऑक्सीजन एटम्स इन O3। तो ये तो अलग अलग ही निकलेगा, एक साथ तो निकल नहीं सकता। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना नेक्स्ट कलर लिख के ये मान लेता हूँ ऑक्सीजन 1 है, ये मान लेता हूँ ऑक्सीजन 2 है, ये मान लेता हूँ ऑक्सीजन 3 है। तो अब मैं निकालता हूँ फॉर ऑक्सीजन 1। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। फॉर ऑक्सीजन 1 फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर प्लस हाफ बॉन्ड पेयर। समझना जरा ध्यान से, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और इसके लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4, इसके 4 हैं, प्लस हाफ कितने बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 बना रहा है, ये तो इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है ना, वो तो अलग है। ये ऑक्सीजन इसके साथ सिर्फ 2 बना रहा है, तो 2 बना रहा है मतलब 4 बना रहा है। तो ये हो गया 6 माइनस 6, आंसर आ गया 0। यानी जो पहला ऑक्सीजन है ना, पहला ऑक्सीजन यानी O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, पहले ऑक्सीजन का चार्ज 0 है, पहले ऑक्सीजन का चार्ज 0 है। अब आया बेटा समझ में कैसे कर रहा हूँ। लो देखो, आप भी शायद 0 ही बोल रहे थे। फॉर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 का आंसर अलग आएगा। फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर प्लस हाफ बॉन्ड पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर है यहाँ पे 2, सिर्फ सेंटर एटम है ना 2, और कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 2 इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, यानी ये शेयर, ये सब ये है ना इस ऑक्सीजन, मतलब जिसका निकालना है ना, वो कितने बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू 6। तो ये आ गया हमारा 6 माइनस 5, ये इसे डिवाइड करोगे तो ये 3 5 हो गया, और आपका आंसर आया +1। यानी जो आपका सेंटर ऑक्सीजन है इसका चार्ज है +1। समझो ध्यान से, सेंटर ऑक्सीजन का +1। हाँ बेटा, आया समझ में, बोलो बेटा। यस सर हाँ, ये इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब मैं क्लास भी ओवर करूंगा। अब मैं थर्ड वाला भी यहीं पे करवा देता हूँ इतनी छोटी सी जगह में। फॉर ऑक्सीजन 3, अब आप खुद बताओ मुझे ऑक्सीजन 3 का फॉर्मूला लिखवाओ पहले। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V, बोलो, माइनस लोन पेयर प्लस हाफ बॉन्ड, प्लस हाफ बॉन्ड बोलो चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर, कितने थे, डायग्राम देखो ऊपर वाली, कितने हैं 1 सर 2 6 ही से 6, प्लस हाफ, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है 1 1 एक मतलब 2, हाँ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 अपना कितने, एक ही बॉन्ड है यस तो सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 7, क्या आंसर आया -1, यानी ऑक्सीजन -1 का फॉर्मल चार्ज आएगा 1। अब आप इसे एक बार दोबारा करो, दोबारा करके मुझे डन बोलो। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है लैटिस एंथैल्पी। अब इसे समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का।
टॉपिक का नाम है लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, लैटिस एनर्जी बोलो चाहे लैटिस एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। इसको मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझो। आपको पता है Na+ होता है, और आपको ये भी पता है Cl- होता है, और ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, NaCl, और ये 1 मोल है। कुछ भी ना हो तो 1 मोल कहते हैं, कुछ भी ना हो तो 1 मोल। तो अब देखो होता क्या है, जब ओपोजिट चार्जेस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जब वो कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो साथ में एनर्जी रिलीज्ड होती है। इस रिलीज्ड एनर्जी को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब सुनो ध्यान से डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when ions combine to form 1 mole ionic compound. Ions combine to form 1 mole ionic compound, इसे कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी बोलिए या एंथैल्पी बोलिए, एक ही बात होती है। और लैटिस एंथैल्पी का सिंबल ना कई बुक में यू दिया हुआ है, तो ऐसे कंफ्यूज ना होना इस सिंबल से। हमने यहाँ पे एनर्जी भी लिख दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा डेफिनेशन समझो, क्या है डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मतलब निकली बाहर, दोनों प्रोडक्ट में दिखाएंगे रिलीज्ड, व्हेन फ्री आयंस, इसको नाम दिया हमने फ्री आयंस। फ्री आयंस, आयंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, फ्री आयंस कंबाइन हो रहे हैं ना, कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म 1 mole of a crystal, 1 mole of a crystal, इसे कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। समझ में आया बेटा क्या होता है लैटिस एंथैल्पी। और एक चीज ध्यान रखना, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जो हमारा आयनिक कंपाउंड है 1 मोल, ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये इसका ही नाम है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। सिंबल यू से देते हैं, मैंने एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना। तो सिंबल चाहे आप ना भी याद रखो। तो देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास आयंस है और आयंस कंबाइन होके 1 मोल क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अच्छा, इसकी उल्टी डेफिनेशन भी होती है। उल्टी क्या है कि आपके पास NaCl है, आपने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये टूट गया, Na+ और Cl- गैसियस स्टेट में टूट गया। ये इससे भी लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड को बनाना या आयनिक कंपाउंड को तोड़ के आयंस बनाना, इन दोनों केसेस में जो एनर्जी यूज होगी या रिलीज होगी, उन दोनों को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। फिर से समझो ध्यान से, क्या होता है लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल क्रिस्टल, तो उसे लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लो। इसकी और डेफिनेशन भी है, और है इसका उल्टा। अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, उसे आप हीट देके तोड़ दो उसके गैसियस आयन में, तो उसे तोड़ने को भी हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो इसे याद करो, मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट, याद करो इसको। तो इसमें ना रिवाइज करते रहना बेटा, जैसे बेस होता है ना ABCD, ये केमिस्ट्री के फर्स्ट 4 चैप्टर बेस हैं, बिल्कुल बेस। तो बेस बनता जाएगा यस तो सर। हम आगे समझते जाएंगे। लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझो। टॉपिक होता है फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एंथैल्पी डिपेंड। तो टॉपिक हमारा बनता है फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी या फिर एंथैल्पी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। अब यहाँ पे हम 2 फैक्टर की बात करने वाले हैं। पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ आयंस, दूसरा फैक्टर है हमारा चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। बस एक चीज याद रखना, स्मॉल साइज, अगर आयन का साइज स्मॉल होगा तो लैटिस एंथैल्पी मोर होगी, और साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। देखो साइज ऑफ आयन, अगर आयन का साइज छोटा होता है ना तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो लैटिस एंथैल्पी मोर।
चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन समझाता हूँ, जैसे C2+ Na+ Al3+ या माइनस में। तो जितना ज्यादा चार्ज, जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा चार्ज है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसकी चार्ज सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ से निकलता है मोर इज द चार्ज या वैलेंसी, more is the lattice enthalpy. just keep in mind जो आपको मैंने बताया है, just keep in mind, very very important, very very important। से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड, जिससे ये कंसेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। चलो लिखो जी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि आपको MgO एंड NaCl दिया हुआ है, which has higher lattice enthalpy, which has, क्वेश्चन बनता है which has higher lattice enthalpy। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैंने फैक्टर्स बताए भी हैं, है ना, ये फैक्टर्स बताए हैं उसी के बेस पे है। तो आप ना इसको ओपन कर लो, MgO NaCl, Na का प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है। तो अभी अभी मैंने बताया, या तो साइज देखो या चार्ज देखो, तो दोनों में किसका चार्ज ज्यादा है ये बताओ, किसका चार्ज ज्यादा है ये बताओ तरुण। MgO। MgO, तो कौन, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो हम लिखेंगे जो MgO मैंगनीज। है, यस, हैज हायर higher lattice enthalpy because of higher charge, because of HIGHER higher charge, higher charge मतलब 2+2, ये +1 है ये +2 है, तो चार्ज हाई तो अट्रैक्शन हाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी से मैचिंग एक और क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से, वो 10th लेवल में भी आपने किया हुआ है। क्वेश्चन है NaCl is bad conductor, NaCl is bad conductor of electricity in solid state, in solid state why, बताओ बेटा आप इसका आंसर बताओ, क्यों होता है बैड। तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, आंसर समझना ध्यान से। सर वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। NaCl सॉलिड, सॉलिड का मतलब है आयंस आर नॉट फ्री, सॉलिड का मतलब है आयंस आर फिक्स्ड, है ना, सॉलिड। अच्छा एक होता है NaCl एक्वस, एक्वस का मतलब है आयंस बन गए, Na+ बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, तो यहाँ फ्री है, एक्वस में फ्री है, सॉलिड में फ्री नहीं होता, तो फ्री नहीं है तो बैड कंडक्टर। समझ में आ गया आंसर कि NaCl is a bad conductor of electricity in solid state because in solid state ions are not यस सर। free to move, because in solid state ions are not free to move। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन। चलो एक और करवाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको वीडियो तो भेज दूंगा, फिर आप वहां से बड़े अच्छे से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अब ये क्वेश्चन सोच के बताना। देखो, यू आर गिवन MgO और CaO विच इज हार्ड, क्वेश्चन है विच इज हार्ड, फिर से वही है आंसर इसका, चार्ज देखना है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो हार्ड होगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो हार्ड है, विच इज हार्ड। लो जी, अब मैं इसका आंसर ओपन करता हूँ। मैग्नीशियम सर दोनों के चार्ज तो प्लस सेम है। होता है, कैल्शियम भी 2+ होता है। अब हम यहाँ फंस गए कि दोनों के सेम है, तो अगर चार्ज सेम है तो हमारे पास एक और फैक्टर तो था ना, देखो क्या था एक और फैक्टर, दो चीजें देखनी थी, या तो चार्ज या तो साइज। साइज। अब देखो किसका साइज छोटा होता है, जस्ट चेक इट, किसका सर साइज छोटा मैग्नीशियम होता है। ऑक्साइड का। यस वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हुए मैग्नीशियम पहले आता है, कैल्शियम बाद में आता है। तो मैग्नीशियम भी होता है 2A2, ये होता है 2,8,8,2, यानी इसमें 4 शेल है, इसमें 3 है, तो मैग्नीशियम छोटा है। तो हम ये बोलेंगे MgO इज हार्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया।
चलो इसी तरह से एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये लास्ट होगा बेटा। एक्चुअली मैंने ना टारगेट बनाया था कितने क्वेश्चन कराने हैं, तो जस्ट सी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव लेवल का है, समझना जरा। क्वेश्चन है why does NaCl give a white PPT with AgNO3 solution, but CCl4 does not? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CCl4 does not। तो लो जी, इसका आंसर बेटा मैं समझाता हूँ, आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये होएगा नहीं। देखो जी, कह रहा है why does NaCl give white PPT with AgNO3 and CCl4 does not? तो देखो Na जो Cl है ना, ये मेटल नॉन मेटल है, मतलब ये आयनिक है। आयनिक को जब आप पानी में डालते हो तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव बनाएंगे। तो जब आप इसे इस तरह से करोगे तो आप जब NaCl और AgNO3 की रिएक्शन कराओगे पानी में डाल के, तो इसके आयंस बन जाएंगे और Ag के आयंस बन जाएंगे, और यहाँ पे आपकी एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। मतलब AgCl बनेगा और बनेगा NaNO3, और इसकी वाइट पीपीटी होती है, वाइट पीपीटी। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। NaCl को जब आप इससे रिएक्ट कराओगे तो वाटर चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, एक्वस मीडियम, तो एक्वस में इसके आयंस बन जाते हैं। आयंस बन गए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और AgCl बनेगा, और AgCl की वाइट पीपीटी होती है। बट जो आपका CCl4 है, ये है आपका कोवलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? कोवलेंट। और कोवलेंट कंपाउंड के आयंस नहीं बनते, बस ये चीज ध्यान में रखना, कोवलेंट कंपाउंड के आयंस नहीं बनते। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में हम ये लिखेंगे कि NaCl इज आयनिक कंपाउंड, so when reacts with AgNO3 in aqueous medium, aqueous मतलब water के presence में, double displacement occur and we get AgCl which is white, which gives white PPT. But CCl4 is a covalent compound, क्योंकि नॉन मेटल है ना अपना, मेटल नॉन मेटल आयनिक होता है, नॉन मेटल आपका कोवलेंट होता है, कोवलेंट कंपाउंड। एंड कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है दे डोंट फॉर्म आयंस, हेंस दे डोंट रिएक्ट विद AgNO3। सो ये था आपका इस चैप्टर का आज का फर्स्ट लेक्चर।